हर महीने 4 रु बढ़ेगी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत। केंद्र ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अगले साल मार्च तक हर महीने 4 रुपये बढ़ाने का ऑर्डर दिया। ऐसा कर सरकार मार्च 2018 तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर मिल रही छूट खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा, पिछले साल सरकार ने ऑयल कंपनियों को सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों 14.2 किलोग्राम के दाम हर महीने 2 रुपये बढ़ाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे 4 रु कर दिया है। यानी अगले साल मार्च तक सिलेंडर की कीमत 32 रुपये बढ़ेगी। बता दें कि फिलहाल हर कनेक्शन पर साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर मिलते हैं। इसके बाद कंज्यूमर्स को मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ता है। प्रधान ने आगे बताया, ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 1 जुलाई 2016 को सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतें 2 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाने की इजाज़त दी गई थी। इसके मुताबिक कंपनियां 10 मौकों पर दाम बढ़ा सकती था। सरकार ने मई 2017 को अपने नए ऑर्डर में कंपनियों से कहा है कि वो सब्सिडी खत्म करने के लिए 1 जून 2017 से मार्च 2018 तक या अगले ऑर्डर तक प्रति सिलेंडर कीमत 4 रुपये हर महीने बढ़ा सकती हैं। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स वैट शामिल नहीं रहेगा। जुलाई में लोगों को एक सिलेंडर पर 86 रुपये सब्सिडी दी गई। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत भी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ी 31 अगस्त। सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर कांग्रेस की चुनौती, एससी सुनवाई को राजी। राज्यसभा इलेक्शन में नोटा ऑप्शन दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गुजरात कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चुनौती दी है। बुधवार को एससी ने सुनवाई पर सहमति जताई। बता दें कि 8 अगस्त को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। दूसरी ओर, सरकार के अफसरों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2014 में ही राज्यसभा इलेक्शन में नोटा लागू कर दिया था। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस पर फौरन सुनवाई की अपील की थी। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि नोटा का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। योगी से मुलाकात के बाद शिक्षामित्रों का आंदोलन स्थगित। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहायक शिक्षक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद से आंदोलनरत शिक्षामित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में योगी द्वारा मिले आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन खत्म कर बुधवार से काम पर लौटने का निर्णय लिया। दरअसल, सोमवार को शिक्षा मित्रों के साथ अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह की बातचीत भी विफल होने के बाद शिक्षामित्र मंगलवार को आंदोलन पर थे, जिसके बाद मंगलवार को शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी के साथ भेंट की। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल भी मौजूद थी। करीब 3 घंटे की इस बैठक के बाद शिक्षा मित्रों ने योगी के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब शिक्षा मित्र बुधवार से स्कूल जाकर अपना काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह इस बाबत प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मित्रों का आंदोलन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों को पहले भी आंदोलन खत्म करने का सुझाव दिया था। मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों से स्कूलों में जाकर छात्रों को पढ़ाने को कहा। इस बात पर शिक्षा मित्र राजी हो गए हैं। इन सभी ने प्रदेश में चल रहा आंदोलन को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। 48 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस चलाने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 48 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें आईएएस, इप्स और आईआरएस अफसर शामिल हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि 13 अफसरों को सर्विस से हटाया भी गया है। इनमें 4 आईएएस अफसर भी हैं। सिंह के मुताबिक 48 आईएएस, इप्स और आईआरएस अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी दी गई है। इनमें 23 आईएएस, 3 आईपीएस और 22 इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस से हैं। सिंह ने कहा कि जिन मामलों में केस
चलाने की मंजूरी दी गई वो 2014-15 से अब तक के हैं। इसी दौरान 13 अफसरों को नौकरी से हटाया गया है। जिन अफसरों को हटाया गया है उनमें 4 आईएएस, 1 आईपीएस और 8 आईआरएस हैं। तत्काल रेलवे टिकट पर बाद में कर सकेंगे पेमेंट, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग को आसान बनाने के लिए पे ऑन डिलीवरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। अब यूजर्स को टिकटों की होम डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा और वे बुकिंग के बाद कैश, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि नई सर्विस तत्काल बुकिंग के दौरान पेमेंट में परेशानियों को दूर करेगी और यूजर्स के लिए कंफर्म टिकट मिलने के मौके बढ़ जाएंगे। मई से नॉर्मल रिजर्व टिकटों की भी होम डिलीवरी शुरू की गई थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एंडुरल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को नई सर्विस का ऐलान किया। यह कंपनी आईआरसीटीसी के लिए पेमेंट सर्विस मुहैया करती है। आईआरसीटीसी से रोजाना 1,30,000 टिकटों की बुकिंग होती है। इनमें से ज्यादातर टिकट तत्काल के लिए बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में बुक हो जाते हैं। फिलहाल बुकिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट होता है। इस प्रोसेस में देरी होती है और यूजर कंफर्म टिकट बुक नहीं करवा पाते हैं। लेकिन पे ऑन डिलीवरी सर्विस में गेटवे के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स को कुछ ही सेकंड में बुकिंग करने में मदद मिलेगी। बीजेपी राज्यसभा में अब सबसे बड़ी पार्टी 58 सांसदों के साथ कांग्रेस को पीछे छोड़ा। बीजेपी अब राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पार्लियामेंट के इस अपर हाउस में बीजेपी के 58 सांसद हैं। इसके साथ ही इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के राज्यसभा में 57 सांसद हैं। एनडीए बहुमत से अभी पीछे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास हालांकि अब राज्यसभा में निर्णायक बहुमत नहीं है। हालांकि बिहार में जेडीयू के साथ आने से उसकी संख्या जरूर बढ़ी है। 245 मेंबर्स वाली राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 2018 तक इंतजार करना होगा, जब यूपी समेत कई राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होंगे। 2018 होगा निर्णायक। यूपी में 201, 8 में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में ताबड़तोड़ जीत के बाद बीजेपी यूपी की 10 में से 6 सीटें जीत सकती है और इसके उलट सपा, बसपा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सांसद? बीजेपी 58, कांग्रेस -57, सपा 18, एआईएडीएमके 13, टीएमसी 12, जेडीयू 10, बीजेडी 8, सीपीआईएम 8, नॉमिनेटेड 8, टीडीपी 6, इंडिपेंडेंट और अन्य 6, बीएसपी 5, एनसीपी 5, डीएमके 4, टीआरएस 3, आरजेडी 3, शिवसेना 3, एसएडी 3, पीडीपी 2, जेडीएस 1, जेएमएम 1, केरला कांग्रेस M1, इंडियन नेशनल लोक दल 1, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1, सीपीआई 1, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 1, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1, नगा पीपुल्स फ्रंट 1, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 1। कश्मीर में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर पिछले महीने ज्वाइन किया था हिजबुल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी मार गिराया। मारे गए आतंकी ने पिछले महीने ही हिजबुल ज्वाइन किया था। फोर्सेस की गोलीबारी में एक अन्य शख्स भी मारा गया। बता दें कि कश्मीर के शोपियां में गुरुवार सुबह सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें एक मेजर और एक जवान शहीद हो गया था। हमले के बाद आतंकी भाग गए थे। सर्चिंग के दौरान 3 आतंकियों ने उन पर फायरिंग की थी। पत्थरबाज था यावर। अफसरों के मुताबिक यावर पत्थरबाजी की कई घटनाओं में शामिल था। उसने जुलाई के पहले हफ्ते में हिजबुल ज्वाइन किया था। यावर ने पुलिस गार्ड से एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR लूटी थी। एक राइफल, 2 मैगजीन और 40 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। यावर की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया गया है। 3 दिन पहले मार गिराया था लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी। मंगलवार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के हाकरीपोरा में एनकाउंटर में अबू दुजाना समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। दुजा नापाक के कब्जे वाले कश्मीर POK के गिलगित बाल्तिस्तान का रहने वाला था। बीते 27 साल में ये पहली बार है कि एनकाउंटर के बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन को अप्रोच किया। 1990 से कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ। इस दौरान आतंकी मारे जाते रहे, लेकिन कभी भी किसी अफसर या पुलिस ने पाकिस्तान से उसका शव लेने के लिए नहीं कहा। कश्मीर के आईजी मुनीर खान के मुताबिक, हमने पाक के हाई कमीशन से कहा है कि वे दुजाना की बॉडी को ले जाएं, ताकि उसका अंतिम संस्कार माता पिता की आंखों के सामने हो सके। सभी जानते हैं कि वह पाकिस्तान का नागरिक था। एनकाउंटर के बाद पुलिस और आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके मुताबिक दुजाना कश्मीर में सिर्फ अयाशी कर रहा था।
वह लड़कियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। बता दें कि पिछले साल 8 जुलाई को आर्मी ने बुरहान वानी को मार गिराया था। इस साल कुछ महीने पहले बुरहान का दोस्त सब्जार अहमद भट्ट मारा गया था। भारत ने पहली इनिंग में बनाए 622 नॉडी रन, श्रीलंका के 2 विकेट गिरे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। इस दौरान भारत ने 158 ओवर में 9 विकेट पर 622 रन बनाकर पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के 2 विकेट भी गिरा दी। स्टंप्स तक मेजबान टीम ने पहली इनिंग में 50 रन बना लिए थे। कुशल मेंडिस 16 और दिनेश चांडिमल 8 क्रीज पर थे। दूसरे दिन भारत की ओर से 4 बैट्समैन ने 50 लगाई। अश्विन ने लगाई 50 मैच के दूसरे दिन अश्विन ने शानदार बैटिंग करते हुए 50 लगाई, जो उनके टेस्ट करियर की 11वीं 50 रही। वे 92 बॉल पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपने 50 रन 91 बॉल पर पूरे किए थे। इनिंग के दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 सिक्स भी लगाया। आउट होने से पहले अश्विन ने 5वें विकेट के लिए रहाणे के साथ 63 रन और साहा के साथ छठे विकेट के लिए 38 रन की पार्टनरशिप की। साहा ने भी लगाई 50। रिद्धिमान साहा ने भी शानदार बैटिंग करते हुए 50 लगाई, जो उनके टेस्ट करियर की 5वीं 50 रही। वे 134 बॉल पर 67 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपने 50 रन 113 बॉल पर पूरे किए थे। जडेजा ने बनाए 70 रन। रविंद्र जडेजा ने मैच में काफी तेज बैटिंग करते हुए 50 लगाई। वे 85 बॉल पर 70 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये उनके टेस्ट करियर की 8वीं 50 रही। पुजारा ने पूरे किए 4000 रन। करियर का 50वां टेस्ट खेल रहे पुजारा ने मैच में शानदार सेंचुरी लगाई। वे 133 रन बनाकर आउट हुए। 232 बॉल की इनिंग में उन्होंने 11 चौके और 1 सिक्स लगाया। ये उनके टेस्ट का लिए की 13वीं सेंचुरी रही। चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच के दौरान टेस्ट करियर में अपने 4000 रन भी पूरे किए। मैच में 34 रन बनाते ही उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। ऐसा करने वाले वे भारत के 15वें बैट्समैन बन गए हैं। रहाणे ने लगाई 9वीं सेंचुरी। अजिंक्य रहाणे ने मैच में टेस्ट करियर की 9वीं सेंचुरी वे 222 बॉल पर 132 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 14 चौके भी लगाए। रहाणे को 77.5 ओवर में एक जीवनदान भी मिला था, जब पुष्प कुमारा ने अपनी ही बॉल पर उनका कैच छोड़ दिया। उस वक्त वे 80 रन पर बैटिंग कर रहे थे। पाक सरकार की वेबसाइट हैक की, जन गण मन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट किया। पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट को गुरुवार को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने वेबसाइट हैक करने के बाद इस पर तिरंगे के साथ अशोक चक्र और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पोस्ट किया। हैकर ने वेबसाइट पर लिखा था 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट pakistan.gov.pk पर दोपहर करीब 3 बजे हैकबाई ने 0h4seek3r लिखा नजर आया। कुछ देर बाद इस पर मैसेज नजर आया, आज़ादी दिमाग में होनी चाहिए, भरोसा शब्दों पर दिलों में गर्व हो, जो महान हैं, जिन्होंने इसे मुमकिन किया, चलो उन्हें सैल्यूट करें। ट्विटर यूजर्स के मुताबिक यह वेबसाइट एक हैकर मैसेज के साथ खुली, जिसमें भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया और बैकग्राउंड में भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। इस वेबसाइट को दिन में कई बार हैक किया गया, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। डोकलाम का हल बातचीत से निकालना अक्लमंदी, जंग नहीं है रास्ता। सुषमा राज्यसभा में गुरुवार को भारत की विदेश नीति और सामरिक भागीदारों के साथ तालमेल मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जवाब में डोकलाम पर सुषमा स्वराज ने कहा, जंग किसी समस्या का हल नहीं है। डोकलाम पर चीन के साथ मिलकर मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बायलेटरल रिश्तों पर भी चीन के साथ बातचीत चल रही है। अक्लमंदी यही है कि विवाद का हल डिप्लोमेसी के जरिए निकाला जाए। उन्होंने भारत पाक रिश्तों पर कहा, रोडमैप एक तरफा नहीं चल सकता। टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। सुषमा बोली, आपने चीन के ग्वादर, हम्बनटोटा और कोलंबो में पोर्ट बनाने का मुद्दा उठाया। आप बताइए कि जब चीन ने यह पोर्ट बनाया तो किसकी सरकार थी? सुषमा ने कहा, 18 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया। आनंद शर्मा जी का शुक्रिया। उन्हें टोन सेट किया। नेहरू ने देश का मान बढ़ाया, ये सच है। नेहरू ने व्यक्तिगत तौर पर सम्मान कमाया और मोदी ने देश को सम्मान दिलाया। अब सरकार का दृष्टिकोण सुनिए। सबने कहा कि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस मुद्दा उठा। इजराइल का भी जिक्र हुआ। जहां तक पड़ोसी देशों का संबंध है,
हम किसे मित्र कहते हैं? जो संकट में मदद करें। मालदीव का पानी संकट आया, मैंने 3 घंटे में रेल नीर भेजा। श्रीलंका में मदद की, नेपाल में भी किया। डोनर कॉन्फ्रेंस में भारत ने $1 बिलियन दिए। 17 साल तक भारत का कोई पीएम नेपाल नहीं किया। 11 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। राजीव जी की सरकार के वक्त क्या हुआ? जो पीएम ना जाए तब अच्छा, और जो 2 पीएम दो बार जाए वो संबंध खराब। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में पोर्ट कब बनाए? 2008 में। तब किसकी सरकार थी? कोलंबो में। 2011 में शुरू हुआ, 2014 में पूरा हुआ। अगर आप इतने परेशान हैं तो देश के सामने 2008 का जिक्र क्यों नहीं? जो चिंताएं आप बता रहे हैं तो उसके जन्मदाता आप हैं। आज हम पर आरोप ना लगाएं। हमने तो इसे सिक्योर किए। श्रीलंका ने चीन से कहा है कि कंट्रोल श्रीलंका का रहेगा। पाकिस्तान का रोड मैप तो हमने शपथ ग्रहण के पहले ही साफ कर दिया था। शपथ के बाद बायलैटरल मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 2015 को मैं इस्लामाबाद गई। नवाज ने सरताज अजीज से कहा कि अब पूरी द्विपक्षीय बातचीत करो। दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज बैठे। पीएम का काबुल से लाहौर तक जाना सब पब्लिक डोमेन में है। मोदी ने नवाज को जन्मदिन की बधाई दी थी। नवाज ने उन्हें बुलाया तो पीएम चले गए। पठानकोट के बाद भी दोस्ती बदरंग नहीं हुई। कहानी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद चीजें बिगड़ी। नवाज ने उसे शहीद बता दिया। रोडमैप एक तरफा नहीं चल सकता। टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकती। अब मृत्यु पंजीकरण के लिए भी आधार नंबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य बनाने का फैसला किया है, ताकि पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। सरकार का फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 4 अगस्त को कहा कि यह नियम जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लोगों पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के लिए अलग से एक तारीख अधिसूचित की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक मृत्यु पंजीकरण के लिए मृतक की पहचान स्थापित करने की खातिर 1 अक्टूबर से आधार नंबर जरूरी होगा। मंत्रालय के तहत काम करने वाले महापंजीयक के कार्यालय ने कहा कि आधार के इस्तेमाल से मृतक के रिश्तेदारों, आश्रितों, परिचितों की ओर से दिए गए ब्यौरे की सत्यता सुनिश्चित हो सकेगी। मोदी जी, हम पत्थरों से पीछे हटने वाले नहीं। राहुल। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाके बनासकांठा के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी की कार पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। राहुल की कार का पिछला शीशा टूट गया। हालांकि उनको कोई चोट नहीं आई। बाद में राहुल ने ट्वीट किया, हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नारों से, काले झंडों से और पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी पूरी ताकत लोगों की मदद करने में लगाएंगे। वहीं बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, हम नहीं जानते हमला वास्तव में हुआ या इसे रचा गया था। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। बता दें कि गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बनासकांठा में ही हुआ था। यहां 61 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल ने बनासकांठा में कहा, काले झंडे दिखाए तो हमने सोचा कि देखते हैं इनमें कितना दम है। गाड़ी से निकला। वो 8 या 10 लोग थे, भाग गए। सच्चाई ये है कि वो डरपोक लोग हैं। महात्मा गांधी ने ये सिखाया है कि पत्थरों से और नरेंद्र मोदी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लोगों का दुख देखने आया हूँ। हमारे पास गुजरात और हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, पर सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में। जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। कल मैं असम गया, आज राजस्थान और गुजरात। देश में 2 समस्याएं हैं। लाल चौक के जिस इलाके में राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां लोगों ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी की और राहुल को काले झंडे दिखाए। हालात देखकर राहुल वहां से फौरन चले गए। लोगों का आरोप है कि राहुल गांधी तो यहां आए हैं लेकिन उनके विधायक बेंगलुरु में आराम फरमा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई 11 अगस्त से रोजाना करेगी। उच्चतम न्यायालय राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई 11 अगस्त से रोजाना करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर विशेष नोटिस जारी किया गया है। इसके मुताबिक अगले शुक्रवार 11 अगस्त से 3 जजों की पीठ प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से इस मामले पर बहस करेगी। इससे पहले 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के संकेत दिए थे कि वह अयोध्या में विवादित स्थल को बांटने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के बारे में निर्णय लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम इस मामले पर फैसला लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, जो पिछले 7 साल से अदालत के समक्ष लंबित पड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के अपने फैसले में विवादित स्थल को निर्मोही अखाड़ा, वक्फ बोर्ड और रामलला के बीच विभाजित करने का निर्देश दिया था। एक ही संगठन से होंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बदलाव होगा, नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 4 अगस्त 2017 को 1942-47 और 2017-22 के बीच तुलना करते हुए उम्मीद जताई कि अगले 5 सालों में देश में वैसा ही बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों शीर्ष पदों पर एक ही संगठन और परंपराओं का पालन करने वाले लोग होंगे। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी वेंकैया नायडू का समर्थन कर रहे राजग एवं अन्य दलों के सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने भाजपा की पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोग अगले 5 सालों तक एक समान विचारधारा के व्यक्ति होंगे। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद से यह पहली बार है कि इस तरह का एक सुनहरा अवसर आया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि हम अगले 5 सालों में देश को बहुत कुछ देने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार 4 अगस्त 2017 को भाजपा सांसदों के एक समूह से कहा कि भारतीय राजनीति के बदलते चेहरे को समझने के लिए उन्हें अपने कामकाज की शैली बदलनी होगी। मोदी ने अपने आवास पर 8 राज्यों के भाजपा सांसदों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा मुद्रा, फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभों की जानकारी दी। डोकला में रिया में जारी विवाद के बीच इंडियन नेवी दुनिया की सबसे घातक सबमरीन लेने को तैयार। चीन से सिक्किम के डोकला में रिया में जारी विवाद के बीच इंडियन नेवी अपनी ताकत बढ़ाने को तैयार है। इसी महीने नेवी को दुनिया की सबसे घातक सबमरीन पनडुब्बी में से एक इंस्कलवारी मिलने की उम्मीद है। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। बेड़े में इसके शामिल होने से इंडियन नेवी को बड़ी राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि इंस्कलवारी इंडियन नेवी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके मिलने से देश की अंडरवाटर फाइटिंग फोर्स की ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारत ने ऐसी 6 सबमरीन का ऑर्डर दिया था, कलवारी इसमें पहली है। इस कलवारी को फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ मिलकर मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। आईएनएस कलवारी नाम एक प्रकार की शार्क मछली से लिया गया है। इस मछली को टाइगर शार्क कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आ गई अंतिम तारीख। 5 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। शनिवार को कई सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती है, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन होने के चलते सरकार ने शनिवार को दफ्तर खुले रखने का आदेश दिया है। इससे पहले ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी कर इसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के दौरान लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई लोग समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर सकें, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा आयकर विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि काफ़ी संख्या में करदाता साइट पर भारी ट्रैफिक के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं। 1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने के मद्देनज़र करदाताओं को आ रही दिक्कतों का मद्देनज़र भी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में विस्तार किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आज, उम्मीदवार वेंकैया नायडू की जीत लगभग तय। पर्याप्त संख्या बल होने के चलते NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तकरीबन तय है। वह भैरों सिंह शेखावत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को होने वाले चुनाव में BJP के कद्दावर नेता नायडू का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी से है। संसद के दोनों सदनों के 787 सदस्यीय प्रभावी निर्वाचक मंडल के बीच नायडू बहुत बेहतर स्थिति में हैं। NDA को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है और दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। लोकसभा में अभी 543 और राज्यसभा में 244 सदस्य हैं। लोकसभा में 2 सीट रिक्त हैं जबकि राज्यसभा में 1। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक NDA के राज्यसभा के 81 सदस्यों और लोकसभा के 338 सदस्यों के अलावा 9 सदनों में अन्नाद्रमुक के 50, YSR कांग्रेस के 10 और तेलंगाना राष्ट्र समिति के 14 सदस्य भी नायडू के पक्ष में मत देंगे। इस तरह 493 सदस्यों के साथ नायडू 394 के जरूरी आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। बीजेपी को तो 500 मतों के मिलने की उम्मीद है। महात्मा गांधी के पौत्र पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल व पूर्व राजनयिक गोपालकृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार हैं।
उन्हें कांग्रेस, वामदल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन हासिल है। रहाणे ने बनाए 132 रन, स्पिनरों के खिलाफ बताया बेहतरीन पारियों में से एक। भारत के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार 3 अगस्त को 132 रन की अपनी पारी को स्पिन की अनुकूल पिच पर अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया और उन्होंने बाकी बचे दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजों के मुश्किलों का सामना करने की भविष्यवाणी की। रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा 133 के साथ चौथे विकेट के लिए 217 रन की साझेदारी की और भारत को पहले दिन 3 विकेट पर 133 रन की मुश्किल स्थिति से उबारा। रहाणे ने कहा, यह स्पिनरों के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। मेरा ध्यान दबदबा बनाने पर था। बल्लेबाजी के लिए जाते हुए मुझे थोड़ा बहुत पता था कि विकेट कैसा बर्ताव करेगा, इससे कितना उछाल मिलेगा और मेरे खेल के अनुकूल होगा या नहीं। पुजारा और मेरे बीच संवाद ऐसा था कि हमने बामुश्किल ही कोई मेडन ओवर खेला, इसलिए उन पर दोबारा दबाव बन गया। मैच आगे बढ़ने के साथ इस विकेट पर बल्लेबाजी करना और मुश्किल होता जाएगा। इस श्रृंखला का भारत का मजबूत पक्ष श्रीलंका के स्पिनरों विशेषकर रंगना हेराथ का सामना करना रहा और रहाणे ने कहा कि मेजबान टीम के स्पिनरों से निपटने के लिए उनके पास रणनीति थी। उन्होंने कहा, जब हम पिछली बार यहां श्रीलंका के खिलाफ खेले थे, विशेषकर गाले टेस्ट के बाद, हमने फैसला किया था कि हेराथ के खिलाफ फुटवर्क का इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके और उनके स्पिनरों के खिलाफ हम फुटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे कि बैकफुट पर अधिक रन बना सकें। रहाणे ने कहा, विशेषकर इस तरह के विकेट पर, यह काफी धीमा और सूखा है, इसलिए हमें पता था कि अगर हम फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो हम अधिक रन बना सकते हैं। उछाल असमान थी। कुछ गेंद उछाल ले रही थी और कुछ नीची रह रही थी। हमें पता था कि अगर वे स्वीप शॉट खेलेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा है, हमारे पास विकेट हासिल करने का मौका होगा। भारत के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार 3 अगस्त को 132 रन की अपनी पारी को स्पिन की अनुकूल पिच पर अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया और उन्होंने बाकी बचे दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजों के मुश्किलों का सामना करने की भविष्यवाणी की। रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा 133 के साथ चौथे विकेट के लिए 217 रन की साझेदारी की और भारत को पहले दिन 3 विकेट पर 133 रन की मुश्किल स्थिति से उबारा। रहाणे ने कहा, यह स्पिनरों के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। मेरा ध्यान दबदबा बनाने पर था। बल्लेबाजी के लिए जाते हुए मुझे थोड़ा बहुत पता था कि विकेट कैसा बर्ताव करेगा, इससे कितना उछाल मिलेगा और मेरे खेल के अनुकूल होगा या नहीं। पुजारा और मेरे बीच संवाद ऐसा था कि हमने बामुश्किल ही कोई मेडन ओवर खेला, इसलिए उन पर दोबारा दबाव बन गया। मैच आगे बढ़ने के साथ इस विकेट पर बल्लेबाजी करना और मुश्किल होता जाएगा। इस श्रृंखला का भारत का मजबूत पक्ष श्रीलंका के स्पिनरों विशेषकर रंगना हेराथ का सामना करना रहा और रहाणे ने कहा कि मेजबान टीम का स्पिनरों से निपटने के लिए उनके पास रणनीति थी। उन्होंने कहा, जब हम पिछली बार यहां श्रीलंका के खिलाफ खेले थे, विशेषकर गाले टेस्ट के बाद, हमने फैसला किया था कि हेराथ के खिलाफ फुटवर्क का इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके और उनके स्पिनरों के खिलाफ हम फुटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे कि बैकफुट पर अधिक रन बना सकें। रहाणे ने कहा, विशेषकर इस तरह के विकेट पर, यह काफी धीमा और सूखा है, इसलिए हमें पता था कि अगर हम फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो हम अधिक रन बना सकते हैं। उछाल असमान थी। कुछ गेंद उछाल ले रही थी और कुछ नीची रह रही थी। हमें पता था कि अगर वे स्वीप शॉट खेलेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा है, हमारे पास विकेट हासिल करने का मौका होगा। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति चुने गए वेंकैया नायडू, 34 विपक्षी सांसदों के भी वोट मिले। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने शनिवार को हुए चुनाव में गोपालकृष्ण गांधी को हराया। दोनों सदनों के कुल 785 सांसदों में से 771 ने वोट डाला। नायडू को 516 वोट मिले, वहीं गांधी को 244 वोट मिले। नायडू को 34 विपक्षी सांसदों के भी वोट मिले। इस चुनाव में पहला वोट नरेंद्र मोदी ने डाला। इस दौरान 98.20% वोटिंग हुई। कुल 760 वैलिड वोट पड़े। 11 वोट अवैध घोषित किए गए। बीजेपी के 37 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे नेता चुने गए हैं जो पार्टी से जुड़े रहे हैं। जीत के बाद नायडू ने कहा, मैं प्रधानमंत्री और सभी पार्टी लीडर का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री और समर्थन देने के लिए सभी पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए नायडू ने कहा, राष्ट्रपति के हाथों को मजबूत करने और ऊपरी सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं उपराष्ट्रपति की संस्था का उपयोग करना चाहता हूं।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उन्होंने कहा, एक साधारण किसान के परिवार से उपराष्ट्रपति बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के करीब 24 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने नेतृत्व का निर्देश नहीं माना और राजग उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के पक्ष में मतदान किया। नायडू को 516 वोट मिले, हालांकि पहले करीब 495 सदस्यों का समर्थन मिलने की उम्मीद थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नायडू को 68% वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी को 32% वोट हासिल हुए। गोपालकृष्ण गांधी ने वेंकैया नायडू को बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी ने शनिवार को राजग उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू को जीत की बधाई दी। इसके साथ गांधी ने कहा कि जो वोट उनको मिले वो स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार की अभिपुष्टि हैं। समर्थन करने वाले सांसदों और पार्टियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनको उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ने कहा, मैं एम वेंकैया नायडू को जीत पर बधाई देता हूं और भारत के सभी वर्गों के उपराष्ट्रपति की नई जिम्मेदारी की शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 2 जीत हुई है, एक जीत नायडू और दूसरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जीत हुई है। जियो को चुनौती देने के लिए एयरटेल ने 4G यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया। रिलायंस जियो को चुनौती देने के लिए भारतीय एयरटेल ने 4G यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए 399 रुपये का प्लान पेश किया है, जिसमें उन्हें 84 दिनों तक 84 GB डेटा के साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि एयरटेल का यह ऑफर रिलायंस जियो के 399 रुपये के प्लान जैसा ही है। एयरटेल की वेबसाइट के मुताबिक यह ऑफर केवल 4G फोन और 4G सिम वाले यूजर्स के लिए ही है। इसके अलावा कंपनी 244 रुपये में 70 दिनों तक प्रतिदिन 1 GB डेटा दे रही है। इसके तहत एयरटेल नेटवर्क पर मुफ्त कॉलिंग कर सकते हैं। गौरतलब है कि रिलायंस जियो ने सस्ते ऑफर्स के जरिए टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छेड़ दिया है। इन सस्ते ऑफर्स की वजह से टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी प्रभावित हुआ है। शर्त के साथ महज 490 रुपये में मिल रहा है सैमसंग का यह स्मार्टफोन। फेस्टिव सीजन के आते ही ऑनलाइन मार्केट में बेस्ट ऑफर्स की बहार आ गई है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कई ई-कॉमर्स वेबसाइट फेस्टिव सेल्स में ग्राहकों को शानदार डील्स दे रही हैं। इनमें मोबाइल, कंप्यूटर, फैशन से लेकर किचन आइटम्स पर भारी छूट है। इस दौरान सैमसंग का J3 प्रो स्मार्टफोन मात्र 490 रुपये में मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी J3 प्रो की वास्तविक कीमत 8,490 रुपये है। इस पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 7,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके बाद इस फोन पर 7,500 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर ग्राहक को पूरी एक्सचेंज वैल्यू मिल जाती है तो ये फोन मात्र 490 रुपये में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जियो यूजर्स को 60 GB डाटा दिया जा रहा है। यूजर्स 399 रुपये के 6 रिचार्ज पर इस डाटा प्लान का लुत्फ उठा सकते हैं। हर महीने 399 रुपये के रिचार्ज पर 10 GB अतिरिक्त डाटा दिया जाएगा। मोदी सरकार का मुस्लिम लड़कियों को तोहफा। देश में मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपये की राशि बतौर शादी शगुन देगी जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन MEF ने मुस्लिम लड़कियों की मदद के लिए यह कदम उठाने का फैसला किया। MEF का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियां विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर की पढ़ाई पूरी कर सकें। इस कदम को अभी आरंभिक तौर पर शादी शगुन नाम दिया गया है। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में हुई MEF की बैठक में लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ फैसले किए गए, जिनमें यह फैसला प्रमुख है। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि अब 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मुस्लिम बच्चियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब तक 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिल रही थी। हस्बैंड और वाइफ सेक्स। गुस्से में बीवी बोली, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किच किच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। बीवी, मुस्कुराते हुए, तुम मुझे मना रहे हो न? पति, नहीं रे पगली, वो कहते हैं न कि कुछ अच्छा करने से पहले मीठा हो जाए। फ्रेंडशिप डे। सर्वप्रथम इंडियन न्यूज ईरा की तरफ से सभी पाठकों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
दोस्ती का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास होता है। एक सच्चे दोस्त के बिना ये जीवन अधूरा है। हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस दिन दोस्त अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं। इस साल फ्रेंडशिप डे 6 अगस्त को है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कब से हुई? इसे क्यों मनाते हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंडशिप डे का इतिहास। फ्रेंडशिप डे मनाने का चलन वैसे तो पश्चिमी देशों से शुरू हुआ, लेकिन भारत में भी पिछले कुछ सालों से युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। ग्रीटिंग कार्ड, सोशल मीडिया और एसएमएस के जरिए लोग एक दूसरे को इस दिन पर बधाई देते हैं और आजीवन सच्ची मित्रता निभाने का वचन लेते हैं। लेकिन इसे मनाने के पीछे की कहानी दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक से जुड़ी है। कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों और देशों के बीच आपसी द्वेष, शत्रुता और नफरत की भावना ने जन्म ले लिया था। इसे समाप्त करने और 1935 अमेरिकी सरकार ने फ्रेंडशिप डे की शुरुआत की थी। उस समय ये तय किया गया कि अगस्त के पहले रविवार को इसे मनाया जाएगा। संभवतः इसके पीछे ये कारण रहा होगा कि इस दिन छुट्टी होती है और इसलिए लोग ये दिन पूरी तरह से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें। 7 अगस्त 2017 को ग्रहण में है राखी। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने के लिए बहन को मिलेंगे सिर्फ 2.5 घंटे। इस साल भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का समय मिलेगा। दरअसल इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भद्रा नक्षत्र का योग बन रहा है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले 2005 में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ा था। ज्योतिषियों का कहना है कि यह बेहद अशुभ संयोग है। ज्योतिष गणित के अनुसार सुबह 11:04 बजे तक भद्रा है। इसके बाद दोपहर 1:29 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। इस बीच 11:05 से लेकर दोपहर 1:28 तक यानी 2.5 घंटे तक ही राखी बांधी जाएगी। भद्रा और सूतक के दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता है। यह अशुभ होता है। हालांकि चंद्र ग्रहण रात 10:53 बजे से शुरू होगा, जो मोक्षकाल देर रात 12:48 बजे तक रहेगा, लेकिन इसका सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। केरल का हालात का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा, राज्य में सियासी हिंसा का सिलसिला फौरन खत्म किया जाना चाहिए। अरुण जेटली रविवार को केरल में थे। यहाँ उन्होंने उस आरएसएस वर्कर की फैमिली से मुलाकात की जिसकी पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई थी। वर्कर का नाम राजेश है। राजेश के परिवार से मुलाकात के बाद जेटली ने कहा, आरएसएस वर्कर की बॉडी पर 80 जख्म थे। ऐसा बर्ताव तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। केरल सरकार पर नाराजगी जताते हुए जेटली ने कहा कि पुलिस यहाँ सिर्फ तमाशा देखती रहती है। केरल का हालात का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा, राज्य में सियासी हिंसा का सिलसिला फौरन खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंसा में चाहे बीजेपी और आरएसएस के वर्कर शामिल हों या किसी दूसरी पार्टी के, इसकी निंदा की जानी चाहिए और रोका जाना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, यह दुखद है कि एलडीएफ जब भी सत्ता में आता है तो हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की जा रही है। जेटली ने कहा कि राजेश के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई उसे देखकर आतंकी भी शर्मा जाते। राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु से गुजरात वापस लौटे। गुजरात के 44 कांग्रेसी विधायक 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले सोमवार को अहमदाबाद पहुंच गए हैं। सभी विधायक सोमवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे। बता दें कि 8 अगस्त को राज्यसभा के लिए गुजरात विधानसभा में होने वाली वोटिंग से पहले ये विधायक पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु के पास एक रिजॉर्ट में ठहरे थे। सभी विधायक सुबह करीब 4:45 पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट से उन्हें अहमदाबाद से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित आनंद नामक जगह के निजानंद रिजॉर्ट ले जाया गया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इन विधायकों को वोटिंग तक यहीं रखा जाएगा। गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा, हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। कांग्रेस विधायकों को जिस बस से एयरपोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था, वह बस ही खराब हो गई और फिर धक्का देकर बस को चालू किया गया और सभी विधायकों को निजानंद रिजॉर्ट ले जाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दे रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रविवार को देशवासियों को इस पावन त्योहार की बधाई दी।
कोविंद ने अपने संदेश में कहा, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, प्रेम, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन हमारे देश के सभी लोगों के लिए सुख और समृद्धि लाए। यह दिन भारतवासियों में भाईचारे की भावना को और सशक्त करने का अवसर बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है। उपराष्ट्रपति अंसारी ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच प्यार और स्नेह का प्रतीक है। साथ ही यह हमारी परंपराओं में भी महिलाओं के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। उन्होंने कहा, आइए रक्षाबंधन के इस मौके पर देश भर की महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोगों को बधाई दी और अपने संदेश में उम्मीद जताई कि यह राज्य के लोगों के लिए शांति, खुशहाली, सौहार्द और प्रगति का मौका लाएगा। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। सर्वप्रथम इंडियन न्यूज ईरा की तरफ से सभी पाठकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेहभाव दर्शाते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षासूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों, जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षासूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्तिवाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। योजक चिन्ह, यन बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्पी बदनामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहल, अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है, दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों में भाई के कान के ऊपर भोजली या भुजरियां लगाने की प्रथा भी है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं हैं। नोटबंदी का असर, पिछले साल से 24.7% ज्यादा लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न ITR। नोटबंदी के असर की वजह से इस साल इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने वालों की संख्या में 24.7% का इजाफा हुआ है। पिछले साल इसमें 9.9% का इजाफा हुआ था। इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट ने सोमवार को बताया कि इस साल 5 अगस्त तक 2.82 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 2.26 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक इस बार रिटर्न फाइल करने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या में 25.3% इजाफा हुआ है। इस कैटेगरी में 5 अगस्त तक 2,79,39,083 रिटर्न फाइल किए गए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की समान अवधि में 2,22,92,864 रिटर्न फाइल किए गए थे। IT डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अपने बयान में कहा, नोटबंदी और ऑपरेशन क्लीन मनी की वजह से ITR फाइल करने वालों की तादाद में खासी बढ़ोतरी हुई।
ई है। इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन आधार को पैन से लिंक करने में वेबसाइट क्रैश होने की वजह से सरकार ने यह तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी थी। कांग्रेस का वजूद अब खतरे में, मोदी शाह से निपटने पार्टी नेता साथ आए, जयराम रमेश। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस इस वक्त वजूद के खतरे से जूझ रही है और इन हालात से निपटने के लिए सभी नेताओं को एक साथ आने की जरूरत है। रमेश ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को ये चैलेंज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से मिल रहा है। इस सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्टी की फंसे फिलहाल हालात को संभालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, वो काफी नहीं हैं। न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में रमेश ने पार्टी से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा यह सही है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेहद सीरियस क्राइसिस का सामना कर रही है। 1996 से 2004 तक पार्टी सत्ता से बाहर थी और तब भी हमने इसी संकट का सामना किया था। 1977 में इसी क्राइसिस का सामना किया था। उस वक्त इमरजेंसी के ठीक बाद चुनाव हुए थे। इथियोपियन एयरक्राफ्ट का पंख हाईप्लेन से टकराया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इगी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इथियोपियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्लेन टकराने से बच गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट के पंख टकराए हैं। विदेशी एयरलाइंस में क्रू समेत 190 लोग मौजूद थे। घटना मंगलवार रात 2:30 बजे की बताई जा रही है। डीजीसीए ने जांच के ऑर्डर दिए हैं। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यह 3 महीने में इस तरह का दूसरा मामला है। मई में जेट एयरवेज के एयरक्राफ्ट का विंग दूसरे से टकरा गया था। इथियोपियन एयरलाइंस के प्लेन को टेक ऑफ के लिए बैक किया जा रहा था। इस दौरान एयर इंडिया का एयरबस A320 एयरपोर्ट पर रखा था। तभी दोनों प्लेन के पंख टकराए। विदेशी प्लेन में 190 लोग सवार थे, जो हादसे के दौरान बाल बाल बच गए। एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि वह नुकसान के लिए इथियोपियन एयरलाइंस पर क्लेम करेगी। हालांकि घटना को लेकर विदेशी एयरलाइंस का कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि 6 अगस्त को IGI पर लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के प्लेन का एक टायर फट गया। इसमें क्रू समेत कुल 130 लोग मौजूद थे। यह फ्लाइट वाराणसी से आई थी। वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं, संसद कर चुकी है बहस, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 9 अगस्त को कहा कि फौजदारी कानून में जबरन वैवाहिक यौन संबंध बलात्कार के अपराध में शामिल है या नहीं, इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से बहस हो चुकी है और इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। बलात्कार को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी, बशर्ते पत्नी 15 वर्ष से कम की नहीं हो, के साथ स्थापित यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि संसद ने पतियों द्वारा जबरन यौन संबंध से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की वैवाहिक लड़कियों के संरक्षण के पहलू पर चर्चा की या नहीं। न्यायालय ने यह भी पूछा कि अदालत उन वैवाहिक लड़कियों के अधिकार की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं जिनका उनके पतियों द्वारा यौन शोषण हुआ हो। न्यायमूर्ति MB लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि संसद ने वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर विस्तृत बहस की है और माना गया कि यह बलात्कार के अपराध में नहीं आता है, इसलिए इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 साल से कम की आयु की लड़की का विवाह अवैध है। गुजरात कांग्रेस के 8 MLAs बर्खास्त, कुल 14 पर होगी कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव में हुए ड्रामा के बाद गुजरात कांग्रेस ने बुधवार को अपने 8 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया। इनमें शंकर सिंह वाघेला और उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला शामिल हैं। शंकर सिंह पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन विधायक होने के चलते असेंबली में वे तकनीकी तौर पर कांग्रेस सदस्य थे। कांग्रेस ने कहा है कि 6 और विधायकों को वह एक्सपेल करेगी। इस तरह कुल 14 विधायकों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि एक दिन पहले गुजरात की 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते एक सीट पर इलेक्शन लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प हो गया था। इस सीट पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल चुने गए। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी को बताया कि 8 विधायकों को पार्टी से एक्सपेल किया जा चुका है। 6 और विधायकों को एक्सपेल किया जाना है। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया था। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी के मुताबिक इन 8 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। 8 विधायक ये हैं: शंकर सिंह वाघेला, उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला, भोलाभाई गोहिल, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, PK राव जी, अमित चौधरी और करम सिंह पटेल।
बता दें कि पटेल और गोहिल वही दो सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी नेताओं को अपने बैलेट दिखा दिए थे। चुनाव आयोग ने इसी के चलते उनके वोट रद्द कर दिए थे। बख्शा नहीं जाएगा, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चेताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने यहां गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 30 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद कहा कि इस वर्ष इस योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख ग्रामीण क्षेत्रों और 2 लाख शहरी इलाके के गरीबों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस योजना में यदि भ्रष्टाचार या धन उगाही आदि की कोई शिकायत हुई तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ग्राम प्रधान और अधिकारियों को आगाह करते हुए उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से पहली किस्त 1 लाख रुपये, दूसरी किस्त 1 लाख रुपये लिंटर के लिए तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। योगी ने कहा कि हम सबको स्वच्छता और सफाई में योगदान करना होगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खाली जमीनों में वृक्षारोपण करके क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहभागिता करें, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो और स्वच्छ भारत अभियान को गति मिले। मुख्यमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोरखपुर के नगर निगम, नगर पंचायत बरहलगंज गोला, सहजनवा एवं मुंडेरा बाजार के कुल 5,129 पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 अफसरों को लापरवाही के चलते सस्पेंड किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का गुरुवार को दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद योगी ने हिंदू सेवा आश्रम में करीब 200 फरियादियों से मुलाकात की। यहां उनसे 9वीं बार मिलने के लिए महाराजगंज की नौतनवां सीट से इंडिपेंडेंट एमएलए और पत्नी सारा की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी अपनी बहनों तनुश्री और अलंकृता के साथ पहुंचे। मुलाकात के बाद अमनमणि ने कहा, अपनी समस्या लेकर महाराज जी से मिलने आया था। मुलाकात हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। वहीं ये पूछे जाने पर वे अपनी बहनों के साथ मिलने क्यों आए, उन्होंने कहा, जब परिवार के मुखिया से कोई मिलने जाता है तो वह अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ ही जाता है। गोरखपुर से योगी महाराजगंज दौरे पर रवाना हो गए और यहां उन्होंने 90 दलितों के साथ खाना खाया। इस दौरान यहां उन्होंने 11 अफसरों को काम में लापरवाही के चलते सस्पेंड भी कर दिया। महाराजगंज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने चेहरी आईटीएम कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बीजेपी सांसद, विधायकों और पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इसके बाद सीएम ने कॉलेज के कैंपस में ही पौधारोपण किया और कार से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सीएम योगी ने अफसरों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं, लॉ एंड ऑर्डर और विकास की योजनाओं सहित नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने के कारण नौतनवा एसडीएम को मुख्यालय से अटैच करने का आदेश दिया। उन्होंने 2 थानेदारों एसओ पुरिंदरपुर और एसओ फरिंदा के सस्पेंशन का भी निर्देश दिया ही नहीं, लंबे समय से गायब 4 डॉक्टरों पर भी जांच के आदेश दिए गए। सीएम ने कहा कि जांच के बाद लापरवाही मिलने पर सैलरी रिकवरी भी हो। इस दौरान उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर कमेंट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है, वो बीजेपी के बारे में प्रश्न कर रहा है। इन अफसरों को किया गया सस्पेंड: 1 विनोद कुमार राव, एसओ पुरिंदरपुर 2, चंद्रेश यादव, एसओ फरिंदा 3, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, एसडीएम 4, एसडीएम नौतनवा 5, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर 6, संजय श्रीवास्तव, बीडीओ 7, रवि सिंह, एएओ बेसिक 8, मुजम्मिल, जिला कृषि अधिकारी 9, बीएन ओझा, एक्स इंजीनियर पीडब्ल्यूडी 10, डॉक्टर अरशद कमाल 11, डॉक्टर वाजपेयी। गुजरात में 8 अगस्त को हुए राज्यसभा इलेक्शन के बाद पहली बार संसद पहुंचे शाह। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह पहली बार गुरुवार को संसद पहुंचे, जहां वे पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी समेत कई पार्टी सांसदों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर बीजेपी सांसदों को दोनों सदनों में गैरहाजिर रहने पर चेताया। बता दें कि गुजरात में 8 अगस्त को हुए राज्यसभा इलेक्शन में अमित शाह और स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोदी ने सांसदों से कहा, अमित शाह अब यहां हैं। बीजेपी चीफ भी पार्टी के बाकी सांसदों के साथ अनुशासन के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे।
पिछले 3 सालों में मोदी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसदों से बार बार अपील कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक संसद में लगातार गैरहाजिर रहने वाले सांसदों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और न ही 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टिकट मिलेगा। अमित शाह जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में पहुंचे तो मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाई। इस दौरान पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार और लालकृष्ण आडवाणी भी साथ थे। मीटिंग में वह मोदी और आडवाणी के बीच में बैठे थे। बता दें कि शाह पहले नेता हैं जो बीजेपी चीफ होने के साथ सांसद भी बने हैं। इसके पहले वे गुजरात में 5 बार विधायक रह चुके हैं। वह ऐसे वक्त राज्यसभा पहुंचे हैं जब वाइस प्रेसिडेंट चुने गए वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति का पदभार संभालेंगे। शाह के राज्यसभा में आने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अब बीजेपी सांसदों का पार्टी टाइम खत्म हुआ। शाह एक सख्त बॉस हैं जो अनुशासनहीनता पसंद नहीं करते हैं। पिछले कई मौकों पर देरी से मीटिंग में आने वाले नेताओं को बाहर कर चुके हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते ही बीजेपी चीफ ने अहम बिल पास होने के दौरान राज्यसभा से गैरहाजिर रहने वाले पार्टी सांसदों और मंत्रियों से लिखित जवाब मांगा। सांसदों की गैरहाजिरी के चलते विपक्ष को बिल में बदलाव का मौका मिलने से बीजेपी आलाकमान नाराज थे। पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के 2 गुट फिर एक, दिनाकरन शशिकला होंगे बाहर। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के 2 गुट फिर एक होने जा रहे हैं। एक गुट जया की करीबी शशिकला का है। सीएम पलानीस्वामी इसी गुट से हैं जबकि दूसरा गुट ओ पन्नीरसेल्वम का है। न्यूज़ एजेंसी ने एआईएडीएमके सूत्रों के हवाले से कहा कि पन्नीरसेल्वम गुट के 2 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। वहीं शशिकला और जया के भतीजे दिनाकरन को पार्टी से दूर रखा जाएगा। शशिकला फिलहाल बेहिसाब संपत्ति के मामले में जेल में हैं। जयललिता की 5 दिसंबर 2016 को बीमारी के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद एआईएडीएमके 2 गुटों में बंट गई थी। शशिकला ने ओ पन्नीरसेल्वम को हटाकर पलानीस्वामी को सीएम बनाया था। शशिकला के जेल जाने के बाद पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दिनाकरन ने पार्टी में कई पोस्ट्स पर अपॉइंटमेंट्स किए। इसको लेकर सीएम पलानीस्वामी नाराज थे। सीएम ने दिनाकरन के किए तमाम अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया है। इसके बाद दोनों गुटों के नेताओं की बातचीत शुरू हुई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पलानीस्वामी ने गुरुवार को पार्टी के 27 मेंबर्स की मीटिंग बुलाई। इसमें फैसला किया गया दिनाकरन और शशिकला को पार्टी से दूर रखा जाए ताकि दोनों गुट एक हो सकें। पन्नीरसेल्वम गुट की सीधी सी मांग है कि शशिकला और दिनाकरन समेत जया के परिवार के किसी भी मेंबर को पार्टी में ना रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलानीस्वामी भी पार्टी और सरकार में शशिकला और दिनाकरन की दखलंदाजी से परेशान थे। इसलिए उन्हें पन्नीरसेल्वम की मांग मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। उपराष्ट्रपति हामिद ने विपक्ष से बर्ताव पर सरकार को दे गए नसीहत। सेवानिवृत्त हो रहे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने गुरुवार को अपने विदाई भाषण में देश के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा कि अगर विपक्ष को निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्रता के साथ और बेबाकी से अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी गई तो लोकतंत्र निरंकुश शासन में बदल जाएगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर आखिरी दिन अंसारी ने राज्यसभा में दिए अपने विदाई भाषण में कहा कि राज्यसभा संविधान द्वारा गठित है और इसके संस्थापक चाहते थे कि ऊपरी सदन देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करे, हड़बड़ी में बिना पर्याप्त विचार विमर्श के लाए गए कानूनों पर रोक लगाए। अंसारी ने कहा, राज्यसभा को देश के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए और वास्तव में यह सदन अपरिहार्य रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य की शुरुआत से जुड़ा है। अंसारी ने देश के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा, एक लोकतंत्र की विशिष्टता इससे पता चलता है कि वह अपने अल्पमत को कितनी सुरक्षा मुहैया कराता है। अगर विपक्षी धड़ों को निष्पक्षता से, स्वतंत्रता पूर्वक और बेबाकी से सरकार की नीतियों की आलोचना करने की इजाजत नहीं दी जाती है तो कोई भी लोकतंत्र निरंकुश शासन में बदल जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन इसके साथ ही अल्पमत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें भी आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनके इस अधिकार के चलते सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए सभी समूहों के पास अधिकार हैं तो जिम्मेदारियां भी हैं। अंसारी ने कहा, देश के इन स्वर्णिम मूल्यों से भटकाव न तो सम्मानजनक नीति निर्माण में योगदान देने वाला साबित होगा और न ही हम खुद को परिपक्व लोकतंत्र कह पाएंगे।
अंसारी ने 10 साल पहले इस सदन में हुए अपने स्वागत को याद करते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित नेता, जिनका नाम अंसारी ने नहीं लिया, ने उन्हें सलाह दी थी कि सदन में चाहे जितना हंगामा हो, सभापति को हमेशा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि एक मुस्कान सबको जीत सकती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी राजनयिक अंतर्दृष्टि की प्रशंसा की। मोदी ने कहा कि अंसारी अपने पीछे कई बेहतरीन यादें छोड़कर जा रहे हैं और उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आप एक करियर राजनयिक रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, यह मुझे प्रधानमंत्री बनने पर समझ में आया। आपको गौर से देखकर मैंने एक करियर राजनयिक के व्यवहार को समझा। उन्होंने कहा, आपका राजनयिक ज्ञान अमूल्य था, खासकर तब जब मैंने अपने द्विपक्षीय दौरों के पहले और बाद में आपसे चर्चा की। मैं आपकी अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका और आपकी प्रतिभा का आभारी हूँ। वित्त मंत्री व राज्यसभा नेता अरुण जेटली ने कहा कि सदन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष के रूप में 10 साल पूरे करने के बाद अंसारी को विदाई देना भावुक अवसर है। जेटली ने कहा, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आपका अनुभव रहा है, लेकिन राजनीतिक बिरादरी को संभालना एक अलग अनुभव था। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी चुनौतीपूर्ण रहा कि यह सदन, राज्यसभा 1950 और 60 के दशक जैसा नहीं रहा है, अब इसका चरित्र बदल चुका है। उद्धरण चिन्ह। मौसम विभाग की 11 से 14 अगस्त तक के लिए चेतावनी, भारी बारिश की जताई आशंका। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है, जो इस प्रकार है। 11 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा असम, मेघालय के छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी और काफी अधिक वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 12 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 13 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों तथा तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और मेघालय, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों तथा तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ताजमहल, शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या फिर शिव मंदिर, सीआईसी ने सरकार से पूछा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल मकबरा है या शिव मंदिर। ताज का इतिहास जानने के लिए एक आरटीआई कमीशन के पास पहुंची है। इस मुद्दे पर सीआईसी ने कल्चर मिनिस्ट्री की राय मांगी है और आर्कियोलॉजी कल सर्वे ऑफ इंडिया आसी को जवाब दाखिल करने का ऑर्डर दिया। बता दें कि ताजमहल के इतिहास के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई अदालतें केस खारिज कर चुकी हैं। आगरा में सफेद संगमरमर से बना ये स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। देश विदेश से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। सीआईसी कमिश्नर श्रीधर आचार्याल के ऑर्डर में कहा, कल्चर मिनिस्ट्री ताजमहल के इतिहास के बारे में चले आ रहे विवादों पर लगाम लगाए। साफ करे कि क्या दुनिया के 7 अजूबों में शामिल संगमरमर से बनी ये इमारत शाहजहां का बनवाया मकबरा है या एक राजपूत राजा के द्वारा मुगल शासक को तोहफे में दिया शिवालय, शिव मंदिर। आचार्यालू ने कहा है कि मिनिस्ट्री को इस मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसी भी इस मामले में एक पार्टी है। उसे भी जवाब फाइल करना होगा। साथ ही एएसआई को 30 अगस्त से पहले दस्तावेजों की एक कॉपी एप्लीकेंट के साथ शेयर करनी होगी। ताज के इतिहास के बारे में किए जा रहे दावों की सच्चाई जानने के लिए बीके सार अयंगर ने आसी के पास आरटीआई फाइल की थी।
इसमें उन्होंने पूछा, क्या आगरा में बना स्मारक ताजमहल है या तेजो महल है। कई लोग दावा करते हैं कि इसका असली नाम तेजो महल है। इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया बल्कि राजपूत राजा मानसिंह ने मुगल शासक को तोहफे में दिया। आरटीआई में 17वीं सदी में इमारत को बनाने की डिटेल भी चाही गई, जैसे इसमें कितने कमरे हैं, कितने सीक्रेट रखे गए हैं और कितने सिक्योरिटी के लिहाज से बंद किए हैं। अयंगर ने सबूतों के साथ आसी से जानकारी मांगी। उन्हें जवाब मिला कि ऐसा कोई सबूत और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन रोके जाने से इंसेफ्लाइटिस के 30 बच्चों की मौत। यहां के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते 2 दिन में 30 बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। फिलहाल इन मौतों का कारण इंसेफ्लाइटिस माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ऑक्सीजन सप्लाई रुकना भी बच्चों की मौत की एक वजह है, लेकिन यूपी सरकार इससे इनकार कर रही है। बता दें कि यह घटना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में हुई है। 2 दिन पहले योगी ने इसी अस्पताल का दौरा किया था। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से 30 मासूम मौत की आगोश में समा गए। ये घटना गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है, जहां मरने वालों में 13 बच्चे एनएनयू वार्ड और 17 इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 69 लाख रुपए का भुगतान न होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई गुरुवार की रात से ठप कर दी थी। दरअसल अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन तो गुरुवार से ही बंद थी और शुक्रवार को सारे सिलेंडर भी खत्म हो गए। इंसेफेलाइटिस वार्ड में मरीजों ने 2 घंटे तक अम्बू बैग का सहारा लिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही के चलते 30 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म का 69 लाख रुपए का भुगतान बकाया था, जिसके चलते गुरुवार शाम को फर्म ने अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप कर दी। गुरुवार से ही मेडिकल कॉलेज में जंबो सिलेंडरों से गैस की आपूर्ति की जा रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया था। इसके जरिए इंसेफेलाइटिस वार्ड सहित करीब 300 मरीजों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। शुक्रवार सुबह 7 बजे ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाने के चलते इंसेफेलाइटिस वार्ड में करीब 2 घंटे तक मरीजों को अम्बू बैग के सहारे रहना पड़ा। 12 बजे कुछ सिलेंडर पहुंचे, लेकिन इंसेफेलाइटिस इमरजेंसी वार्ड में अभी भी सिलेंडरों की क्राइसिस बनी हुई है। इंसेफेलाइटिस के वार्ड नंबर 100 में हर 1.5 घंटे में 16 सिलेंडर खर्च हो रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सप्लाई में गड़बड़ी तो थी, गोरखपुर के डीएम ने कहा। सुबह जानकारी में आया कि वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था कल रात को प्रभावित हुई थी। मेडिकल कॉलेज ने कहा कि कुछ अमाउंट पेंडिंग होने के चलते सप्लायर ने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचाए। जब हमने कॉलेज से पूछा कि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है, तो वहां के अफसरों ने बताया कि व्यवस्था होती है, हम हैंडल कर लेंगे। सप्लायर से बात की तो उन्होंने कहा कि पेमेंट हुआ है, लेकिन हमारे खाते तक नहीं आया है। मौतें किस वजह से हुई? डीएम ने कहा, हमने सप्लायर से कहा कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई बनाकर रखें। वहां के डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत न हुई, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था थी। हमने भी कुछ व्यवस्था करा दी है। मौतों की हम जांच कराएंगे। 9 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया था। वे इस अस्पताल भी आए, लेकिन उन्होंने वही देखा जो प्रशासन ने दिखाया। वो सच मुख्यमंत्री नहीं देख पाए, जिसे मिटाने के लिए जनता ने उन पर भरोसा किया था। वे नहीं जान पाए कि ऑक्सीजन सप्लाई का पेमेंट महीनों से बकाया है। योगी सरकार का सख्त आदेश, 15 अगस्त को मदरसों में फहराएं तिरंगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार के स्वतंत्रता दिवस को हर तरह से खास बनाना चाहती है। इसके लिए राज्य के सभी मदरसों को 15 अगस्त को तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से दिए गए आदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके मदरसों में हर हाल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों करने का भी जिक्र किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद बोर्ड की तरफ से 3 अगस्त को हर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को एक लिखित पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया है। मदरसा परिषद बोर्ड की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि 15 अगस्त पर सुबह 8 बजे झंडारोहण एवं राष्ट्रगान होगा। सुबह 8:10 पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा पत्र में सबसे नीचे अलग से लिखा गया है कि और बताए गए सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को सौंपने होंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब वीडियोग्राफी के माध्यम से मदरसों में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखी जाएगी।
एक आंकड़े के मुताबिक इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 8,000 मदरसे संचालित हो रहे हैं। ये सभी प्रदेश मदरसा परिषद के तहत आते हैं। इनमें से 560 मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से सराकर से मिले वित्तीय सहायता पर चलते हैं।